अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आज की ताज़ा तरीन और अहम और सबसे बड़ी खबर, तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है और सुनने में आया है कि वो पेशावर चली गई हैं। तो आप अब इस तमाम सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कहा गया है कि बुशरा बीबी भी मेरिट पर रिहा हुई हैं और जल्द खान भी अवाम के साथ होंगे। तो आप क्या कहेंगे इस मुतालिक? देखिए, बुशरा बीबी को अपनी दोबारा गिरफ्तारी का डर था हुँ, और उन्होंने सोचा कि केपी चली जाऊँगी तो दोबारा गिरफ्तार नहीं हो सकती और वहाँ से राहदारी ज़मानतें भी मिल जाती हैं, तो अब राहदारी ज़मानत लेके इस्लामाबाद आ जाएँ और फिर यहाँ से वापस चले जाएँ। तो इसलिए उन्होंने पेशावर में खुद को महफूज़ समझा। वैसे भी जो गंडापुर हैं, उनकी अलीमा खान से तो सख्त लड़ाई है। उनकी बैरिस्टर गौहर से भी लड़ाई है, उनकी उमर अयूब से भी लड़ाई है। गंडापुर असल में जो है वो बुशरा बीबी का ग्रुप है और बुशरा बीबी ने उनको वज़ीर आला बनवाया है, तो वो बुशरा बीबी केपी की हुकूमत को एन्जॉय करेंगी। आपको पता है वो हुकूमत के बगैर रह ही नहीं सकती। वो वहाँ पे उन लोगों ने जो है एक अपनी नई फरागोगी पाल ली हुई है मिसाल यूसुफ़ज़ई और जिसके ज़रिए वो केपी की हुकूमत को जैसे उन्होंने पंजाब में फरागोगी के ज़रिए ऑपरेट किया था उस्मान बुज़दार की हुकूमत में, तो अब वो वहाँ पे मिसाल यूसुफ़ज़ई और अपने ग्रुप के ज़रिए उस केपी हुकूमत को एन्जॉय करेंगी। और जो हुकूमत है उसके सम्राट लपेटेंगी, इसीलिए वो पेशावर चली गई हैं, उन्हें गिरफ्तारी का भी खौफ था। बुशरा बीबी पेशावर जाने से ये लगता है कि वो एक सियासी इनिंग भी खेलना चाहती हैं। वो सियासी इनिंग पंजाब और इस्लामाबाद में खेलनी मुश्किल थी, क्योंकि अगर वो पंजाब और इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ करतीं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, वो कानून की गिरफ्त में आ सकती थीं। लेकिन वो वहाँ पर पार्टी के इजलास करें, सीएम हाउस में बैठे हैं, सीएम एनेक्सी में रहें, सब कुछ करें तो उनको एक कवर होगा और वो वहाँ बैठकर हुकूमत भी एन्जॉय करेंगी और पार्टी की सियासत भी देखेंगी। तो इसलिए वो चली गई हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इमरान खान के बाद पार्टी को टेक ओवर करने का फैसला कर लिया है और इसीलिए वो पेशावर जाके वहाँ बैठेंगी और वहाँ से पार्टी के मामलात को चलाएँगी, ताकि उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जा सके। बुशरा बीबी का पेशावर जाना अलीमा खान के लिए खतरे की निशानी है और वो सब लोग जो एंटी गंडापुर ग्रुप है, उन सब के लिए खतरे की निशानी है। क्योंकि फिर इसका मतलब है कि गंडापुर के सर पे बुशरा बीबी का हाथ है और गंडापुर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बार-बार ताउन कर रहे थे और गंडापुर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आँख मचोली खेल रहे थे, वो दरअसल बुशरा बीबी की रिहाई के लिए था। इसका मतलब है कि गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए बार्गेन नहीं कर रहे थे, गंडापुर बुशरा बीबी की रिहाई के लिए बार्गेन कर रहे थे। वो उनका डी चौक से पहले गायब हो जाना, वो उनका 26वीं तरमीम से पहले 3 दिन के लिए डेरा इस्माइल खान छुट्टी पे चले जाना, वो उनका बार-बार एस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ देना, बार-बार एस्टेब्लिशमेंट से ताउन करना, जाली बड़के लगाना, लाहौर के जलसे में बर वक़्त ना पहुँचना, वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन कर रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना ताउन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को तो कोई रिलीफ नहीं मिलना। अब ये बात क्लियर हो गई है कि वो पहले दिन से बुशरा बीबी की रिहाई के लिए बार्गेन कर रहे थे। उनको बुशरा बीबी की रिहाई चाहिए थी, बुशरा बीबी ने उन्हें वज़ीर आला बनवाया है। वो पीटीआई में बुशरा बीबी ग्रुप है, पिंकी पीरनी ग्रुप है और अब वो उन्होंने बुशरा बीबी को अपने पास वहाँ बिठा लिया है और अब वो बुशरा बीबी के साथ इमरान खान को मिला करेंगे और वो अपनी सियासत और अपनी वज़ारत आला वहाँ से चलाएँगे और बुशरा बीबी उनको शेल्टर देंगी। सर सीएम केपी का ज़िक्र छिड़ ही गया है, तो यहाँ पर एक और चीज़ उनसे रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी कि सीएम केपी की जानिब से कहा गया है कि इस बार पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, जल्द तारीख का ऐलान करूँगा। तो ये किस चीज़ का पेश-ख़ैमा लगता है आपको? ये गीदड़ भभकियाँ हैं। देखिए वो पूरा मुल्क कैसे बंद कर सकते हैं? पूरा मुल्क बंद हो ही नहीं सकता। वो लाहौर कैसे बंद करेंगे बतौर सीएम केपी, केपी में तो छुट्टी दे दें लेकिन लाहौर कैसे बंद करेंगे? कराची कैसे बंद करेंगे? पिंडी कैसे बंद करेंगे? वो कुछ भी नहीं बंद कर सकते, तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि ये गीदड़ भभकियाँ हैं। वो बोलते जो हैं वो पीटीआई के वोटर को और सपोर्टर को खुश करने के लिए हैं और काम वो करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए होते हैं। तो लिहाज़ा अब उनकी गुफ्तगू को पीटीआई के लोग भी मज़ाक के तौर पे लेते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। आप बताएँ पूरा मुल्क कैसे बंद कर सकते हैं?
तो इसलिए वो एक तरफ सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि अब हमने डी चौक नहीं आना, अब हम एहतजाज की सियासत करेंगे तो हमारी पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा। दूसरी तरफ गंडापुर कह रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है। तो इसका मतलब है कि सलमान अकरम राजा और गंडापुर एक पेज पर नहीं है। इसका मतलब है सलमान अकरम राजा को पता है कि अगर आप दोबारा डी चौक की तरफ गए तो बहुत सख्त रियासत सख्ती से पेश आएगी। और शायद गंडापुर इसलिए जाना चाहते हैं कि वो बाकी मानदा क़यादत को भी पकड़वा देना चाहते हैं, ताकि एंड पे आराम से वज़ारत आला कर सकें। तो मुझे को गंडापुर की ये बात कोई इतनी सीरियस नहीं लगी। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे काज़ी साहब को रेफरेंस को लेकर। फिर एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सुनने में आया है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो उम्र की अदायगी के लिए जा रहे हैं। और एक और इसी रिलेटेड अदालती निज़ाम से रिलेटेड ये है कि जो सदर हाउस है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया है और फिर मेहमानों की लिस्ट मांगी गई है, क्योंकि जो याजा अफरीदी साहब की हलफबर्दारी की तकरीब है उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह ने याहिया अफरीदी की हलफबर्दारी में शिरकत का फैसला कहा कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। सवाल कोई काजी फ़ायज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस का नहीं है। देखिए, अलविदाई रेफरेंस में एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता है जो काजी फ़ायज़ ईसा है, और एक इनकमिंग चीफ जस्टिस होता है जिसने खिताब करना होता है, और एक पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे खिताब करते हैं। उसमें बाकी जजेस ने तो खिताब करना ही नहीं होता। अब आप देखें तो याहिया अफरीदी उसमें शिरकत कर रहे हैं और वो तकरीर करेंगे, तो इनकमिंग चीफ जस्टिस तकरीर करेंगे, आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो है वो काजी फायज ईसा तकरीर कर देंगे, और बार के नुमाइंदे वहां मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है कोई रेफरेंस में कोई जज है या नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर वह मंसूर अली शाह ने को खिताब करना होता तो हम कहते रेफरेंस में वो मौजूद नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला ये है कि वो याहिया अफरीदी की हलफबर्दारी से में शिरकत नहीं कर रहे। और अगर वो याहिया अफरीदी से उनकी कहते हैं 50 साल की दोस्ती है, स्कूल की दोस्ती है, फिर चैम्बर इकट्ठा बनाया है, फिर उन्होंने कारोबार इकट्ठा किया, तो आज वो याहिया अफरीदी की हलफबर्दारी में शिरकत नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह को अंदाजा हो गया है कि वो ये जंग हार गए हैं। वो काजी फायज ईसा को गिराते गिराते, और इस कोशिश में कि उन्होंने काजी फायज ईसा को गिराना है, वो खुद गिर गए हैं और उनके हाथ से चीफ जस्टिसशिप निकल गई है। ये भी कहा जा रहा है कि कल मुनीब अख्तर भी शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जजों के आने की नवीद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी याहिया अफरीदी ने बहुत से अहम फैसले करने हैं। कल के काजी फायज ईसा के जाने के बाद नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बननी है, जुडिशल कमीशन बनना है, आईनी बेंच बनना है। तो अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सारी हैयत बदल जानी है। उसके बाद ही समझ आएगी कि ये सारी सियासत किधर जाएगी। फिलहाल मुझे ये लगता है कि काजी फायज ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं, या ये अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, और बाकी जजेस जो हैं, अभी मंसूर अली शाह ने और मुनीब अख्तर ने इस्तीफे का फैसला नहीं किया। वो सोच रहे हैं कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वो हों, शायद 26वीं आईनी तरमीम को का केस सुनने का उन्हें मौका मिल जाए, शायद मखसूस नशिस्तों वाला कोई और वजाहत जारी कर दें, और अगर इस्तीफे देने हैं तो सब इकट्ठे दें। लेकिन इस्तीफों के हवाले से जजेस में फूट पड़ गई है, और जो बाकी जजेस हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी इस्तीफा नहीं दे रहे। सर और ये तो आपने बयान कर दिया, तो हमने ये भी देखा कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो काजी फायजीज़ा साहब को खत लिखा गया। ये खत की कोई अहमियत नहीं, काजी साहब का आखिरी दिन है आज। खत पे नाम काजी साहब का है, असल में तो खत याहिया अफरीदी को लिखा गया है। मतलब काजी साहब तो आज जा रहे हैं, उनको खत लिखने की क्या जरूरत है? नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कल बन जानी है। वो तो असल में याहिया अफरीदी को खत लिख रहे हैं, चूंकि याहिया अफरीदी अभी चीफ जस्टिस नहीं बने, लिहाजा उन्होंने खत के ऊपर नाम काजी फायज ईसा लिख दिया। असल में वो कहते नहीं, सुनाना तीनों कहना नो नो, लिख सुना वो काजी फायज ईसा को रहे हैं, और असल में सुना याहिया अफरीदी को रहे हैं। ये खत उन्होंने लिखा याहिया अफरीदी को है, सिर्फ याहिया अफरीदी का नाम ऊपर नहीं है, नाम काजी फायज ईसा का है। सर जमात इस्लामी की जानिब से जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी की पार्लियामान में कोई नशिस्त ही नहीं है, वो पार्लियामान के मेंबर ही नहीं है। उनका क्या इस्तेकाक है किसी आईनी तरमीम को चैलेंज करने का? उनसे पूछा जाएगा आप इलेक्शन जीते थे, वो कहेंगे नहीं हम इलेक्शन हार गए थे। जेयूआई ने वोट डाला है, जमात का पीटीआई ने भी 26वीं आईनी तरमीम के चाहे खिलाफ वोट डाला है, लेकिन वोटिंग में हिस्सा तो लिया है। जब आपने जी। वोटिंग में हिस्सा लिया है तो आपने तरमीम के पास होने में हिस्सा लिया है। अब कभी आपका वोट हक में है, कभी खिलाफ है, लेकिन जब आपने वोटिंग में हिस्सा लिया है तो आपने 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के अमल में हिस्सा लिया है। लिहाजा मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी की दरखास्त में कोई दम है।
सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो 60 अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से सर जो बाइडेन को खत लिखा गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि आप खान साहब की सेफ्टी को यकीनी बनाएं और जो अमेरिकन काउंसिल में जो लोग मौजूद हैं, सिफारतकार मौजूद हैं, वो डयाला जेल जाएं और वो बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अपडेट करें। फिर उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जो क्रैकडाउन है उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, क्या ये यहूदी लॉबिंग का असर है? इससे पहले ना 368 अरकान ने करारदाद भी पास की थी जो सेनेट से पास हुई, कांग्रेस से पास हुई, लेकिन उसके नतीजे में भी कुछ नहीं हुआ। आज हमारी वजारत खारजा ने इस खत के हवाले से कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत है। अगर कांग्रेस की करारदाद का कोई असर नहीं हुआ तो खत का क्या असर हो सकता है? तो मेरे ख्याल में ये रद्दी की टोकरी में ही जाएगा। अमेरिकी हुकूमत भी इसको कोई अहमियत नहीं देगी। या तो अमेरिकी सदर इस खत के साथ अपना खत लगाएं और हुकूमत पाकिस्तान को भेज दें, लेकिन ना पहले करारदाद के साथ ऐसे किया गया है, ना इस खत के साथ ऐसे किया जा रहा है। तो फिर इनकी कोई हैसियत तो है नहीं। आजकल अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, आप लॉबिंग फर्म में हायर करके ऐसे कई खत लिखवा सकते हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तानी ये खत लिखवा रहे हैं वो कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। वो मुल्क के दुश्मन है और हमें उन्हें मुल्क के दुश्मन के तौर पे ही देखना चाहिए। तो सर ये जो मुल्क की सॉवरेनिटी पे बार-बार हमले हो रहे हैं, बार-बार हमले हो रहे हैं, पड़ोसी ममालिक भारत से, फिर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी और फिर अब ये जो लॉबिंग है, तो इस तमाम सिलसिले को आप क्या रुकता हुआ आइंदा देख रहे हैं? नहीं, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है। कभी आप कोई मुल्क किसी तरह होता है, कभी दहशतगर्दी की जंग है, कभी सोशल मीडिया की जंग है। मुल्कों को ऐसे चैलेंजेस दरपेश रहते हैं और ये कोई पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिसको ऐसा चैलेंज दरपेश है। सोशल मीडिया का चैलेंज तो यूके को भी दरपेश है। वहाँ सोशल मीडिया की पोस्टों पे 4-4 साल कैद दी गई है, झूठी पोस्टों पे। पाकिस्तान की अदालतें सजाएं नहीं देती हैं, ये हमारा बड़ा अलमिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के चैलेंजेस से रियासतें निपट लेती हैं और इसमें खतरे वाली कोई बात। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी कल अगले प्रोग्राम पे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।